अभी तक आप लोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है, या उसी को परिवहन भी कह सकते हो। तो सी नंबर है परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, या इसी को परिसंचरण भी कर सकते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन। खैर यहाँ पर परिवहन की बात अभी बात करते हैं। तो परिवहन की बात अगर हम करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी भोज्य पदार्थ बनता है, किसी एक निश्चित स्थान पर कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण होने के पश्चात वह पदार्थ बनने के बाद कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो वो उपयोगी पदार्थ कहलाते हैं जो कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। अब वो चाहे कहीं से निर्मित हो या कहीं बाहर से लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोशिकाओं तक पहुंचाना उनका। तो वो उपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं तक, उनके स्रोत स्थान से कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिकाओं के अंदर बने हुए अनुपयोगी तथा व्यर्थ वाले पदार्थ कोशिका से ले जा करके उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना, जहां उनकी बाहर निकाल देना शरीर से, या ऐसे अंगों में पहुंचा देना जहां उनका छानन होने, जैसे वृक्क वगैरह में छानने की क्रिया होती है, तो उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना। यानी कि उपयोगी पदार्थों को बाहर से या उनके स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचा देना, तथा अनुपयोगी व्यर्थ पदार्थों को कोशिकाओं से ले जाकर के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना पदार्थों का परिवहन होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जो उपयोगी है शरीर के लिए, अब वो चाहे वातावरण से लिए जा रहे हों या किसी निश्चित स्थान पर बन रहे हों, स्रोत स्थान उनको बोले, उन स्रोत स्थान से या बाहर से लिए गए उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं के संपूर्ण, शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचा देना, तथा संपूर्ण कोशिकाओं में उपस्थित व्यर्थ के पदार्थों को तथा अनुपयोगी पदार्थों को वहां कोशिकाओं से लेकर के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। कोई प्रॉब्लम? सबके बात समझ में आ रही है? अब देखिए, बात हम अगर करें पौधों की, बात करें कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, लिखा जा सकता है पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। अगर हम एक कोशिकीय पौधों की बात करें, या जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरेला है, इसके अतिरिक्त बहुत से एल्गी जो एक कोशिकीय है, कुछ फंजाई है जो एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय या ऐसे पौधे जो बहुकोशिकीय भी हैं, परंतु उनकी कोशिकाएं डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहती हैं। जैसे शैवाल हैं, शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाएं डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहती हैं, ज्यादातर यही होता है। क्योंकि एक कोशिका, मान लेते हैं एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका उसी से अटैच रहेगी, तीसरी अटैच रहेगी, तो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में बनी रहेगी। ऐसे सभी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जिनकी कोशिकाएं वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में रहती हैं, वो विसरण द्वारा उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों को विसरण की क्रिया द्वारा आदान प्रदान कर लेते हैं। परंतु
ऐसे बहुकोशिकीय पौधे जिनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और कोशिकाएं डायरेक्ट वातावरण, बहुत सी कोशिकाएं डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में नहीं आती, उनमें विसरण द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन संभव विसरण द्वारा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जितने भी बहुकोशिकीय पौधे हैं जिनकी अधिकांश कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं, उन पौधों में उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो विसरण द्वारा संभव नहीं। उनके लिए उन पौधों में विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, डेवलप होते हैं, जिसके बारे में आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि पौधों में किस प्रकार के ऊतक होते हैं, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताया जाए। उन्हीं ऊतकों की हम आज बात करेंगे। उनमें से ऊतक हैं जो ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उन ऊतकों को हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हिंदी में बोलते हैं दाल तथा कोशवा। पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया जा चुका है कि जाइलम का काम क्या है, जल का संवहन करना या जल का परिवहन करना। कोशवा या फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन या संवहन करना। इसके बारे में पिछली कक्षाओं में बताया गया। यहां पर यह बताना है कि कैसे होता है, यहां पर यह बताना है कि कैसे होता है। वहां पर यह बताया गया था कि इनके द्वारा, जाइलम के द्वारा जल का, फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन या कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन यहां पर यह बताया जाएगा कि कैसे जल का संवहन होता है और कैसे भोज्य पदार्थ का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन होता है। अगर हम जल की बात करें कि जल का संवहन किस तरह से होता है, तो पहले हम शुरू में यह बात करेंगे कि धरती पे जल कई टाइप्स का होता है। 4 प्रकार का जल धरती में होता है। उन 4 प्रकार के जल में केवल एक कैपिलरी वाटर होता है जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। अर्थात 4 प्रकार के जल में से कैपिलरी, केशिका जल जिसको कहते हैं, केशिका जल ही पौधे अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के लिए हर एक पौधों में एक अंग होता है जो जड़ में पाया जाता है। उस अंग को कहते हैं मूल रोम या रूट हेयर। मूल रोम इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर अर्थात जब हम जड़ की संरचना देखेंगे तो जड़ की संरचना में कई संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। उनमें से एक अंग ऐसा भी होता है जिसको मूल रोम या रूट हेयर के नाम से जाना जाता है। और यही रूट हेयर धरातल पर, धरती पर उपस्थित जो केशिका जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है, जो कि धरती में पाए जाने वाले 4 प्रकार के जल में से एक प्रकार का जल का प्रकार है कैपिलरी वाटर। उस वाटर को रूट हेयर या मूल रोम अवशोषित करता है। अब अवशोषित करता है, कैसे अवशोषित करता है, क्यों अवशोषित करता है, ये सब चीजें जानने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए। एक तो वो होता है जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, सक्रिय अवशोषण होता है। अर्थात धरती से, पृथ्वी से केशिका जल मूल रोम द्वारा अवशोषित करने के लिए, अवशोषित जब करता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर अर्थात कारक उत्तरदायी होते हैं। कारक उत्तरदायी होते हैं। अगर वो कारक पत्तियों में उत्पन्न होते हैं तो उसे हम पैसिव या निष्क्रिय
अवशोषण है। अगर जल के अवशोषण के दौरान कोई कारक पत्तियों में उत्पन्न होता है और रूट जो होती, जड़ जो केवल पैसेज के रूप में कार्य करती है, एक नली के रूप में केवल कार्य करती है, तो उसे हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और यदि कोई कारक जड़ में उत्पन्न होता है जल के अवशोषण के लिए, तो उसे हम सक्रिय जल का अवशोषण। अब डायग्राम के द्वारा हम इसे अगर समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। ये पौधे की जड़ है और ये इसका रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर। अब रूट हेयर अगर इसका हम सेक्शन काटें तो सेक्शन काटने के बाद पश्चात हमें यह देखने को मिलेगा कि ये रूट हेयर है, ये इसकी इपिब्लेमा है, जो ढोलक के आकार की होती है। इसके अंदर कार्टेक्स कोशिकाएं होती हैं। और फिर इसके बाद एंडोडर्मिस होती है, उसकी कोशिकाएं भी ढोलक के आकार की होती हैं। और फिर इसके बाद अंदर जाइलम होता है। और इसके बाद यहां पर इस तरह से ये इसकी इपिब्लेमा है, ये इसका रूट हेयर है, ये इसका कॉर्टेक्स है, और ये इसकी एंडोडर्मिस है। अंतःविद ये इसकी जाइलम है, और ये इसका फ्लोएम। अब देख, यहां से जल अवशोषित हुआ, ये क्या है? धरती है। धरती में जल उपस्थित, यहां से जल इसमें आया, H2 क्यों आया भाई? क्या जरूरत थी? दो कारक उत्पन्न होते, एक तो जड़ में उत्पन्न होता है, दूसरा पत्ती में उत्पन्न होता है। अगर वो कारक, जिस कारक की वजह से पानी इसके अंदर आ रहा है, पत्ती में उत्पन्न होता है, और जड़ जो होती है वो केवल नली के रूप में काम करती है, तो उसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और यदि वह फैक्टर या कारक जड़ के अंदर अगर उत्पन्न होता है, तो उसे हम एक्टिव या सक्रिय अवशोषण। अब यहां से जल इस रूट हेयर में आया, यहां से जल इस इपिब्लेमा में आया, फिर इपिब्लेमा से कार्टेक्स कोशिकाओं में आया, आगे इसी तरह बढ़ता हुआ इस पैसेज सेल से, जो एंडोडर्मिस की पैसेज सेल होती है, यहां से जाइलम में आ गया। जाइलम में आ गया। अब क्या हुआ? जाइलम में जब यहां आ गया, और यहां पर क्या है? रूट हेयर है। आपको बता चुका हूं क्या है? रूट हेयर। ये क्या है? रूट हेयर। और आ कहां गया? यहां पर आ गया है। इसकी सेक्शन काटेंगे तो बीच में ये इसी तरह दिखाई देगा। जब यहां आ गया तो यहां से जल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, और कहां तक इसको पहुंचना है? पत्तियों तक, क्योंकि पत्तियां तो जल का शोषण कर नहीं सकती। तो इस तरह से ये उसी तरह से ऊपर चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, और लास्ट में कहां पहुंचता है? वह पत्तियों का।
मान लेते हैं कि ये पत्ती, और जल यहां से गया। मिडरिप होती है, आपको बता चुका हूं, बीच में क्या होती है, मिडरिप बताया गया है। यहां से जल मिडरिप से होता हुआ और यहां से मिडरिप में पहुंचता है, और मान लेते हैं यहां से सब वेन्स होती हैं, यहाँ स्टोमेटा होते हैं, यहां से ये वाष्प बन करके बाहर। देखिए समझ लीजिए, जल रूट हेयर द्वारा अवशोषित हुआ धरातल से, रूट हेयर इसको अवशोषित किया। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि जल का अवशोषण, यानी कि पौधों द्वारा अपने जड़ों के माध्यम से अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं जल का अवशोषण। यह जल का अवशोषण दो तरह से होता है, एक सक्रिय अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण। अगर जल के अवशोषण के दौरान अगर कारक पत्तियों में उत्पन्न होता है, कारक से तात्पर्य है वह कारक, वह घटना, वह फैक्टर, वह कारक जिसके द्वारा जल पौधा अवशोषित कर रहा है, अगर वह कारक पत्तियों में अवशोषित होता है और जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो केवल पैसेज अर्थात नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं, तो उसे हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और ये कारक जड़ों में उत्पन्न होते हैं तो उसे हम सक्रिय अवशोषण। इतनी बात समझ में। अब कैसे जाता है, यहां से यहां तक जाता कैसे है? तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रूट हेयर द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अवशोषित जल को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचा देना रसारोहण या एसेंट ऑफ सैक कहलाता है। एसेंट ऑफ सैक ये अवशोषित किया, ये सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण होगा, लेकिन इसका फैक्टर जो है कि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ लग रहा है, खींच रहा है उसको, लेकिन क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रूट हेयर द्वारा जो अवशोषित जल है वो पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचा देना एसेंट ऑफ सैक या रसारोहण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। रसारोहण या एसेंट ऑफ सैक के संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए गए। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं केवल नाम बता दूंगा, बाकी एक महत्वपूर्ण जो है, पहले नाम तीनों जान लीजिए। इनमें से है पहला वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी, और दूसरा है, तीसरा है फिजियोलॉजिकल थ्योरी। अभी इसका नाम बता रहा हूं मैं। 3 थ्योरियां दी गई हैं। इन 3 थ्योरी में रूट प्रेशर थ्योरी, क्या कहते हैं उसको, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में, रूट प्रेशर थ्योरी, इन तीनों के बारे में आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में इसी में जेसी बोस का सिद्धांत दिया गया है। किसी ने एक दिन मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया था, जेसी बोस जगदीश चंद्र बसु का इलेक्ट्रिक प्रोब उन्होंने बनाया था, और वो उसके संदर्भ में दिया गया। इसमें 2 थ्योरियां हैं, एक तो जेसी बोस का है, एक और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। दूसरा है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या हो, वेसल्स के अंदर जो उत्पन्न दाब होता है, वेसल्स क्या होती है, वेसल्स क्या होती है, वाहिकाएं क्या होती हैं, जाइलम का एक प्रकार होता है। जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, 4 प्रकार, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। आपको पढ़ाया जा चुका है, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। उनमें से जाइलम वेसल्स के अंदर उत्पन्न दाब को हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। जाइलम की वेसल्स के अंदर उत्पन्न दाब रूट प्रेशर या मूल दाब कहलाता है।
और रूट प्रसर का जो नाम दिया गया है वह स्टीफन हेल्स ने 1727 में प्रस्तुत किया था। लेकिन रूट प्रसर जो होता है वह केवल ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर की ऊंचाइयों तक ही जल को ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन आज देखते हैं हम कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े पौधे हैं, काफी लंबाई है, 100 मीटर के ऊंचे सिकोया डंडान जैसे बड़े बड़े पौधे हैं। उन पौधों में जल इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचता है? रूट प्रसर के द्वारा संभव नहीं। इसके लिए फिजिकल फोर्स थ्योरी दी गई। फिजिकल फोर्स थ्योरी में 5-6 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत है डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत। डिक्सन एंड जॉली का सिद्धांत, डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य फिजिकल फोर्स थ्योरी ही सबसे महत्वपूर्ण है, और उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो डिक्सन और जॉली का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें 3 पॉइंट हैं: एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपायरेशन पुल। तीनों को जानना जरूरी है। डिक्सन एवं जॉली के सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट है कोहेशन, दूसरा एडहेशन, तीसरा है ट्रांसपायरेशन पुल। हिंदी में इसको बोलते हैं ससंजन। क्या बोलते हैं? ससंजन। इसको आसंजन। इसको आसंजन और ट्रांसपायरेशन पुल, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बोलते हैं हिंदी में। गुरुत्वाकर्षण अभी बताएंगे। अभी आपको बताएंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन आकर्षण। ठीक, रूट हेयर द्वारा जल अवशोषित हुआ। जब रूट हेयर द्वारा जल अवशोषित हुआ तो यहां से जल गया यहां, यहां से गया यहां, यहां से आगे पहुंचा। यहां से जल अवशोषित हुआ जैसे कि यहां दिखाया गया है। यहां आ गया, रूट हेयर से कहां आ गया? जड़ में आ गया। जड़ में आने के बाद यहां से यहां तक चला जाता है, ऐसे 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 चला जाता है। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजन। ये क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये क्या है? ससंजन बल। ये क्या है? ससंजन बल। और यदि यह ससंजन बल इस पौधे की जो रूट है उस पर लगे तो इसे बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे आसंजन बल या आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। यानी कि एक ही प्रकार के मध्य लगने वाले अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल या ससंजन कहते हैं या ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ये जो बल दिखाया गया है यहाँ पर क्या है? ससंजक बल या ससंजन बल कहलाता है। और जल के अणु तथा इस दीवार, रूट की जो दीवार है, जड़ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल, अर्थात एक से अधिक प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स। अब क्या होता है? ये इसको सहारा दे रहा है, इधर से ये भी बांधा हुआ है, इधर से ये भी सहारा दिया हुआ, तो क्या होता है? धीरे धीरे चढ़ता चला जाता है। अब ये ऊपर क्यों चढ़ रहा है? उसके लिए उत्तरदायी है ट्रांसपायरेशन पुल। वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके बारे में भी आपको अगले क्लास में मैं बता रहा हूं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जब जल यहां वाष्पित होता है, the loss of water in form of vapor through the aerial part of plant is known as transpiration। पौधों के वायवीय भाग से
जल का वाष्प के रूप में हानि होने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया 3 तरह से होती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इनमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के द्वारा, स्टोमेटा आपके बारे में बताया जा चुका है, रंध्र के बारे में आपको बताए हैं। रंध्र क्या करते हैं, अगर खुले रहते हैं तो जल जितना हो वाष्प के रूप में उड़ जाता है बाहर। ऐसी स्थिति में जो वाष्प के रूप में बाहर उड़ जाएगा तो क्या, जल की बगल की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाएगी, उसकी पूर्ति के लिए बगल की कोशिकाएं उसको जल देंगी। फिर जल बगल की कोशिकाओं में घट जाएगा तो फिर बगल की कोशिका देंगी। इस तरह से ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है और नीचे से जल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर through the xylem, जाइलम के द्वारा रूट हेयर इसको अवशोषित किया और कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल तीनों की सहायता से ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। तो यहां पर उत्पन्न फैक्टर कौन सा हुआ, पत्ती हुई। अगर ये पत्ती इसके लिए उत्तरदायी है तो ये पैसेज अर्थात निष्क्रिय, पैसिव निष्क्रिय जल का अवशोषण कहलाता है। अगर कारक जड़ में उत्पन्न हो रहा है एसेंट ऑफ साइड के लिए, रसारोहण के लिए, जल के अवशोषण के लिए, तो उसे उसके एक्टिव कहेंगे। बात समझ में आ रही? तो सबसे प्रमुख सिद्धांत डिक्सन और जॉली का सिद्धांत ही है, जो कि फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत 5-6 सिद्धांत दिए गए, उनमें से ये सबसे ज्यादा और यही सर्वमान्य सिद्धांत है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए। डिक्सन और जॉली के सिद्धांत के अनुसार जल का अवशोषण निम्न 3 प्रकार से होता है। तीनों चीजें समझना जरूरी है, ससंजन या ससंजक बल, आसंजक बल और वाष्पोत्सर्जनाकर्षण या ट्रांसपायरेशन पुल। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल या ससंजन कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला ये जो बल दिखाया गया है, लाइन खींची गई है, वह क्या है? ससंजक बल या ससंजन बल या ससंजक बल कहें। और जल के अणु, ये क्या है? जल का अणु दिखाया गया, जल के अणु तथा पौधे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो है एडहेसिव फोर्स, अर्थात एक से अधिक प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम आसंजक बल कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। असंजक बल और ससंजक बल दोनों के माध्यम से जल ऊपर चढ़ता चला जाता। क्योंकि उसके लिए उत्तरदायी है ट्रांसपायरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा बगल की जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल उड़ जाता है तो बगल की कोशिकाएं उसको जल की सप्लाई करती हैं, फिर बगल की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाएगी, फिर बगल वाली उसको देती है। इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहता है और नीचे से जल ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। इसे हम पैसिव जल अवशोषण कहें या निष्क्रिय जल अवशोषण। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब दूसरा, अगर सक्रिय की बात करें, सक्रिय अवशोषण, ये तो जल का अवशोषण हो गया। जल के अवशोषण के साथ साथ मिनरल्स, खनिज लवण भी पानी के साथ चले जाते हैं। तो जल और खनिज लवण सबका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। कैसे होता है, क्यों होता है, वो इसमें आपको बताया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोई क्वेश्चन? कैसे होता है, क्यों होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। लेकिन जल और खनिज लवण या मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको यहाँ पे बताया जाए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो पूछ सकता है। सचिदान, कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? कोई पूछ सकता है? सक्रिय के बारे में हम अगर बता दें तो होता क्या है कि अगर वो भी समझ लें कि ये निष्क्रिय हो गया। सक्रिय के बारे में मान लेते हैं कि पानी है, पानी में सांद्रता
भोज्य पदार्थ की नहीं होती, केवल पानी ही पानी होता है। लेकिन रूट हेयर में भोज्य पदार्थ उपस्थित होगा, कोई ठोस पदार्थ उपस्थित होगा जिसकी इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। दो चीजें समझना जरूरी है, विलयन, सांद्र विलयन और तनु विलयन, जिसके बारे में आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था। पिछली कक्षाओं में केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री वाले जो टीचर रहे होंगे वो आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सांद्र विलयन क्या है? जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें विलय की मात्रा कम है वो तनु हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे शरबत बनाया जाए, शरबत एक प्रकार का विलयन है। अब एक लीटर पानी लिया जाए, उसमें आधा किलो चीनी मिला दिया जाए, और एक किलो पानी लिया जाए दूसरे बर्तन में, उसमें 50 ग्राम चीनी मिला दिया जाए, तो विलय की मात्रा किसमें ज्यादा है? आधा किलो जिसमें चीनी मिलाई गई। तो जिसमें आधा किलो चीनी है वो सांद्र विलयन हुआ, जिसमें 50 ग्राम मिलाई गई वह तनु विलयन। समझ में आया? अब मान लेते हैं कि किसी को, मान ले गर्मी के सीजन में हम किसी के घर जाएं और कहें कि जो है, कहें क्या, जो आप खुद सोचेंगे कि सर आए हुए हैं, बड़ी गर्मी है, ना हो तो शरबत ही क्यों ना बना दिए। अब हमारे साथ मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि संजय सर गए, और संजय सर जो है चीनी युक्त पदार्थ नहीं खाते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एग्जांपल के तौर। तो क्या करेंगे कि नहीं हम मीठा ज्यादा नहीं पिएंगे, तो क्या करेंगे, उनके लिए 50 ग्राम चीनी मिलाएंगे, हमारे लिए आधा किलो, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या किया, वो सांद्र विलयन हो गया और वो तनु विलयन हो गया। अब यहाँ क्या है, जल है धरती पे क्या है, तनु विलयन। रूट एयर के अंदर सांद्र विलयन, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ कुछ ना कुछ तो मिला रहेगा, तो क्या होगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परासरण की क्रिया आपको पढ़ाया गया होगा, परासरण द्वारा किया आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि विलायक के अणु सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इसमें आ जाएंगे। विलायक क्या इसमें आ गया, जब इसमें आया तो इसकी सांद्रता कम हो गई, अपेक्षाकृत बगल हो गई, तो क्या हुआ, इधर से जल इधर फिर चला गया। अब क्या, इधर जब पानी आ गया, इधर पानी नहीं है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा हो गई, अपेक्षाकृत इसमें, तो क्या होगा, इससे पानी इसमें आ गया। ये क्रम लगातार चलता रहता है, ऊपर की तरफ पानी चला जाता है, इसे कहते हैं सक्रिय। कोई प्रॉब्लम? हाँ एकदम। रूट यहाँ पर फैक्टर कौन उत्पन्न कर रहा है, रूट कर रहा है। रूट की सांद्रता अर्थात रूट के अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वह सांद्र है अपेक्षाकृत बाहर के पानी की तरह, तो उससे उसमें चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय अवशोषण। और यदि पत्तियों में उत्पन्न होगा तो उसे हम निष्क्रिय। कोई प्रॉब्लम? और इस तरह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रूट हेयर द्वारा अवशोषित जल को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचा देना एसेंट ऑफ सेट या रसारोहण। किसी को प्रॉब्लम? रसारोहण के संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए गए हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट हेयर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है फिजिकल फोर्स थ्योरी है। इसमें 4-5 सिद्धांत दिए गए हैं, 5-6 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से डिक्सन और जॉली का सिद्धांत प्रमुख है, जिसके बारे में अभी आपको बताया। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गए? ये रहा जल का ट्रांसपोर्टेशन संपूर्ण पौधे के संपूर्ण भाग। ये तो पानी और खनिज लवण पहुंच गए। अब क्या हुआ, भोज्य पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो भोज्य पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। पढ़ाया जा चुका है, किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा फूड का, जाइलम द्वारा जल का। याद रखना, फ्लोएम द्वारा फूड का कैसे होगा भाई? भोज्य पदार्थ कैसे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा आपको पढ़ाया जा चुका है। भोज्य पदार्थ का निर्माण पत्तियों में होता है या पौधे के हरे भाग में होता है। अब वो तो वो हो गया स्रोत भाग, आपको बताया गया। स्रोत भाग से पौधे के संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचाना है। उसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? फ्लोएम। कौन लेगा? फ्लोएम लेगा। वो खुली हुई अवस्था में रहता है भोज्य पदार्थ, एक जगह था बना, वहां से क्या करना? सप्लाई करना। कहां तक? संपूर्ण कोशिकाओं, या ऐसी जगह पर जहां स्टोर किया जा सके। जैसे जड़ें हैं, बहुत सी जड़ें ऐसी हैं जो भोज्य पदार्थ का स्टोर करती हैं, जैसे शकरकंद वगैरह, आलू वगैरह क्या करती है? भोज्य पदार्थ को इकट्ठा कर लेती है। जड़ में नहीं इकट्ठा होती, उसी को हम लोग खाते हैं।
करकंद खा लिया, आलू खा लिया, क्या है भोज्य पदार्थ का संग्रहित कर लेती है वहां पर। तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचाने के लिए उत्तरदायी कौन है? फ्लोएम। फ्लोएम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती? स्यूब ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जिनमें से स्यूब ट्यूब्स सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि जाइलम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। जबकि फूड के संवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए, संवहन के लिए, भेजने के लिए उत्तरदायी है स्यूब ट्यूब्स, अर्थात चालनी नलिकाएं हिंदी में बोलते हैं। चालनी नलिकाएं या स्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल, सहकोशिकाएं रिस्पांसिबल। अब भोजन कहां बना? पत्तियों में। पत्तियों से भोजन पहुंचा कहां? फ्लोएम। फ्लोएम की जो स्यूब ट्यूब्स होती हैं, स्यूब ट्यूब्स की जो संरचना होती है कुछ इस ढंग से होती है, बीच में इस तरह से एक चलनी टाइप बनी रहती है, हर कोशिका जहां पे जुड़ती है वहां पर ऐसे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वह जल में घुला हुआ भोज्य पदार्थ जो पत्तियों के अंदर बना हुआ है, वो इन्हीं के माध्यम से पत्तियों से आता हुआ जड़ तक पहुंचता है। और इसमें कंपेनियन सेल्स इसमें बगल में रहती हैं, ऐसी ही उनकी मदद करती है, सहयोग करती है। और ये एक प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये भी सांद्रता पर निर्भर है, क्योंकि जहां पर भोज्य पदार्थ बनेगा वहां की सांद्रता ज्यादा हो, बगल वाली कोशिकाओं की सांद्रता कम हो। तो क्या करेंगे? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भोज्य पदार्थ जाता रहता है। जल का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जड़ से ऊपर की तरफ पत्तियों तक जाता है। जबकि भोज्य पदार्थ का जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, वो या तो जाकर के पौधों की संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंचाएगा और साथ ही साथ एक जगह स्टोर भी करेगा। ये भी जरूरी नहीं, ये भी स्टोर कर, जैसे फलों में भोज्य पदार्थ स्टोर होता है तो उसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। जबकि जाइलम द्वारा जल का जो संवहन होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय। समझ में बात आ गई? तो सांद्रता इसमें भी उत्तरदायी है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पौधों में भोज्य पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो?